विदेश यात्रा के बाद बेंगलोर और बेंगलोर से दिल्ली आने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली के पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पर तमाम दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के तमाम सांसद मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट है देश के लिए, उसकी दाद देनी होगी। वो 4 दिन की विदेश यात्रा से लौटे, सीधे बेंगलोर गए, वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाया, उनके सम्मान में बातें कहीं, देश के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की और उसके बाद फिर वो दिल्ली आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में चंद्रयान 3 की सफलता को सिर्फ भारत के सरकार का नहीं बल्कि नागरिकों की भी सफलता बताया और कहा कि इससे देश को ही नहीं दुनिया को भी तमाम फायदा होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आगे की बात करते हुए कहा कि G20 का कार्यक्रम है, हमें सबको मिलकर, सभी दिल्ली वालों को मिलकर इसे सफल बनाना है। आम लोगों को जो कठिनाई होगी इस दौरान, उसके लिए प्रधानमंत्री ने मंच से ही क्षमा मांग ली और कहा कि एडवांस में मैं क्षमा मांग रहा हूं, आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ बंदिशें हो सकती है। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी एथेंस से सीधे बेंगलोर पहुंचे और बेंगलोर के HAL एयरपोर्ट से वे सीधे इसरो के मुख्यालय गए। इसरो के मुख्यालय में जाकर उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनके अनुभवों को जाना, उन्हें बधाई दी और यह भी कहा कि पूरे विश्व के भर के नेताओं ने भारत को बधाई दी है इस बड़ी उपलब्धि के लिए और ये बधाई वे वैज्ञानिकों को आज समर्पित करने ही यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है उस पर समूचे हिंदुस्तान को गर्व है और इसी की शुभकामनाएं देने वे इसरो सेंटर में आए हैं। इसरो सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की, साथ ही चंद्रयान 3 द्वारा जो तस्वीरें भेजी गई है उन्हें भी आज आधिकारिक रूप से जारी किया है और उन्होंने गर्व की क्षण बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि को हमेशा याद रखेगा और वैज्ञानिकों की काबिलियत पर पूरे देश को नाज है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। हैदराबाद के चेवन्ना में वो एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले खम्मम में राहुल गांधी एक बड़ी रैली को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रयासों के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल समेत राज्यों के पार्टी नेताओं से मुलाकात कर तैयारियों, अभियान और रणनीति पर दिल्ली में चर्चा लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में राज्यों के नेताओं से मिलने का मकसद आगामी विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को धार देना है। पार्टी आलाकमान ने चुनावी राज्यों सहित 20 से अधिक राज्यों के नेताओं से मुलाकात की है। सूत्रों ने आगे बताया कि खड़गे, राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन राज्यों में आक्रामक प्रचार करेंगी। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे एक-एक कर सभी राज्यों का दौरा करने वाले हैं। उनके बाद राहुल गांधी का दौरा होगा। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी के घोसी में हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के राजनीतिक सहयोगी पूरी तरह से खामोश नजर आ रहे हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी जीत के लिए पूरी ताकत लगाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल यूपी के घोसी उपचुनाव में एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के नामांकन से लेकर प्रचार तक समूचा एनडीए जीत दिलाने में जुटा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, निषाद पार्टी और अपना दल सभी सहयोगी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का कोई भी साथी अखिलेश यादव के साथ नहीं दिख रहा है। ना तो जयंत चौधरी, ना चंद्रशेखर रावण और ना ही पल्लवी पटेल, सभी नदारद हैं। हैरानी तो ये भी है कि इन सब ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सहयोगियों की खामोशी कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले शिवराज कैबिनेट में विस्तार का 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। विंध्य से रायन शुक्ला, महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन और बुंदेलखंड से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में तीनों मंत्रियों को शपथ दिलवाई। 4 बार से विधायक रायन शुक्ला को
जिम्मेदारी अब सौंपी गई है, मंत्री उनको बनाया गया है। तो वहीं महाकौशल जो कि छिंदवाड़ा, जहां पर जो कमलनाथ का गढ़ है, वहां से ही बालाघाट से आने वाले विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में रहे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ओबीसी का बड़ा चेहरा है। साथ ही बुंदेलखंड में भी जो उमा भारती के भतीजे हैं राहुल लोधी, उनको भी शामिल किया गया है। उमा भारती को साथ में लाने की साथ ही लोधी वोटर्स को भी साथ देने की कोशिश की गई है इस नए मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। एनसीपी में विभाजन हुआ है या नहीं, इसको लेकर चल रही चर्चा के बीच महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उनको एनसीपी में विभाजन का कोई पत्र नहीं मिला है। राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उनको एनसीपी की तरफ से 2 पत्र मिले हैं, एक अजित पवार की तरफ से, दूसरा जयंत पाटिल की तरफ से। अजित पवार ने अपने पत्र में मांग की थी कि उनको विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दिया जाए, साथ ही जयंत पाटिल और जितेंद्र अवार्ड पर कार्रवाई हो। इसी तरह की मांग जयंत पाटिल ने भी की थी। जयंत पाटिल ने 9 विधायकों पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें अजित पवार भी शामिल हैं। दरअसल ये मामला तब बढ़ा जब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ये कहा कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी है। इतना ही नहीं, अजित पवार को उन्होंने कहा कि वो पार्टी के नेता हैं, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गए। इसको लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म है कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा है। जब विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। एक अनार कई बीमार, ये मुहावरा महाराष्ट्र के सियासत पे बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री पद तो एक है, लेकिन 3 प्रमुख नेता इसके दावेदार। मौजूदा समय में एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री है, जो आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो ही अपने चाचा से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला चुके अजित पवार की भी नजरें मुख्यमंत्री पद पर है। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि वो एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। शिवसेना में फूट के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, लेकिन साल 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन 2024 के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक गणित के आधार पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व ने यह कह दिया है कि साल 2024 तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि साल 2024 के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं। यदि महायुति चुनाव के बाद पावर में आती है तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं। दिल्ली के मंत्री कैबिनेट आतिशी ने साफ तौर पे कहा कि अभी जो हालात और परिस्थिति है, ऐसे में अधिकारियों की वजह से कामकाज में दिक्कत आ रही है। कमेटी ने यह तय किया था कि हर हफ्ते बैठेंगे और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर फैसला लिया जाएगा, लेकिन सीधे तौर पर जब मंत्री की तरफ से इस बात में पूछा गया कि आखिर कमेटी की बैठक कब है, तो उधर से जवाब आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्री की है, ऐसे में कैबिनेट मंत्री के पास अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर सीधे तौर पर आतिशी ने एक पत्र उपराज्यपाल को लिखकर कहा है कि आखिर वो जिम्मेदारी तय करें, क्योंकि अगर वो दिल्ली के मालिक हैं तो उनको ये तय करना होगा कि आखिर किसकी स्थिति कैसे बनती है। दिल्ली सरकार जो चुनी हुई है वो इस हालात में काम नहीं कर पा रही है। अधिकारियों को समझना होगा कि अगर दिल्ली सरकार के साथ काम करना है तो ऐसे में उनके हिसाब से मीटिंग करनी होगी और मुख्यमंत्री को जवाबदेही भी उनको देनी होगी। लेकिन अभी तक उपराज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान या फिर पत्र वापसी के तौर पर नहीं आया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और परिवर्तन यात्रा के जरिए वह चुनावी धरातल को तलाशने की कोशिश करेगी। 2 सितंबर से यह परिवर्तन यात्रा बीजेपी की शुरू हो रही है। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से गृह मंत्री अमित शाह इस परिवर्तन यात्रा की शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा भी अलग अलग दिन इन परिवर्तन यात्राओं की 4 दिशाओं से शुरुआत करेंगे। सभी बड़े धार्मिक स्थलों से बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है। 18 दिन में करीब 18,500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी यह परिवर्तन यात्रा तय करेगी। बीजेपी के नीति सिद्धांतों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की 9.5 साल की उपलब्धियों को इस यात्रा के दौरान बताया जाएगा। फिलहाल तो यही देखना होगा कि 2 सितंबर से शुरू होने वाली 18 दिन की इस परिवर्तन यात्रा का बीजेपी किस
तरह फायदा उठा पाती है जनता के दिलो दिमाग को अपने पक्ष में करने के लिए। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का प्रदेश कार्यालय अब बड़ा हो गया है। बिहार सरकार ने कार्यालय के ठीक बगल में जो सरकारी बंगला था उसे अब प्रदेश कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया है। आरजेडी कई सालों से यह मांग कर रही थी कि जदयू और बीजेपी की तरह उन्हें भी बड़ा कार्यालय दिया जाए। मांग के लिए जो पत्र लिखी गई थी उसमें यह भी लिखा गया था कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद भी उसका कार्यालय बीजेपी और जदयू की तुलना में सबसे छोटा है। आश्चर्य की बात है कि जिस सरकारी बंगले को अब सरकार ने आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के लिए आवंटित किया है, उस सरकारी बंगले को एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने उस सरकारी बंगले को देने से मना कर दिया था। उसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि यह सरकारी बंगला हाईकोर्ट पुल का है और इसे नहीं दिया जा सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। G20 के मद्देनजर पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो जाएगी। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह से कोई चूक समिट के दौरान ना हो। ऐसे में आपको बता दें 7,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती सड़कों पर और उन जगहों पर की जाएगी जहां से विशेष अतिथि का आगमन होगा और G20 समिट में वो भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने आला अधिकारियों को भी तैनात किया है और जिसको लेकर 60 डीसीपी को सुरक्षा से जुड़ी हुई विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है समिट के मुख्य वेन्यू और आईजीआई एयरपोर्ट, अतिथियों के होटल, राष्ट्र प्रमुख की पत्नियों के द्वारा विजिट किए जाने वाले स्थानों और वीवीआईपी मेहमानों के ट्रैफिक रूट पर सुरक्षा इंतजामों को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा जाए। किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक ना हो। जो भी अतिथि यहाँ पर अलग अलग देशों के प्रमुख आएंगे और इसको लेकर एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन साइलेंस सादी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी आज श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सोनिया गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर से होते हुए ओल्ड डाउनटाउन के इलाके निगीन लेक पहुंची। यहां सोनिया गांधी ने मोटर बोर्ड में राइड लेकर निगीन लेक को पार किया और वो राहुल गांधी के पास उस हाउस बोट में पहुंची जहां राहुल गांधी कल से रुके थे। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका निजी दौरा है और इसी के चलते कोई भी जो पॉलिटिकल राजनीतिक मीटिंग या एंगेजमेंट नहीं रखी गई है और हो सकता है कि राहुल गांधी अपने परिवार के साथ कल गुलमर्ग भी जाए और श्रीनगर पहुंचने के बाद कल से राहुल गांधी केवल जो उनका निजी दौरा है उसमें व्यस्त है और कोई भी किसी भी तरह की कोई राजनीतिक गतिविधि इस दौरान अभी तक नहीं देखने को मिली है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेशक महिला कोच ने उनके ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एक सिट का गठन कर दिया था और सिट ने दोनों के बयान भी लिए, मौके वारदात पर जाकर देखा भी और अंत में कल चार्जशीट पेश कर दी गई है। बेशक चंडीगढ़ पुलिस ने 376 और 511 के जो आरोप थे अपनी चार्जशीट में नहीं लगाए हैं और इसी के चलते ही चंडीगढ़ में ही हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा है और इसी सेशन में इस मामले को अपोजिशन पार्टियां हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाने की रणनीति के ऊपर भी विचार हो रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में बच्चे की पिटाई के मामले में संबंधित टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें एक शिक्षिका दूसरे बच्चे से एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवा रही थी। आरोप है कि टीचर ने धर्म के आधार पर टिप्पणी भी की है। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर
मंसूरपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। यहाँ स्कूल चलाने वाली टीचर तृप्ता त्यागी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवा रही थी। वहीं इस मामले में आरोपी टीचर ने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि उनकी मंशा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी। साथ ही साथ वीडियो बनाने वाले ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर ही वायरल किया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को ही हिंसा के बाद एक बार फिर से नूह पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वीएचपी की तरफ से आह्वान किया गया है कि ब्रिज मंडल यात्रा 28 अगस्त को एक बार फिर से निकाली जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को परमिशन तो नहीं दी गई है, लेकिन वीएचपी का साफ तौर पे कहना है कि हम एक बार फिर से यात्रा को निकालेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अब आज से ही इंटरनेट सेवा को वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी वहां पर एसएमएस नहीं कर पाएगा, महज फोन पर ही बातचीत संभव हो पाएगी। वहीं नूह हिंसा मामले में आपको बता दें कि पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। जो आरोपी उस हिंसा में शामिल थे, वहीं 28 अगस्त को जो यात्रा ब्रिज मंडल निकलेगी वो नल्हड़, फिरोजपुर, झिरका और पुनः के सिंगार मंदिर में जलाभिषेक कर अधूरी रह गई थी। उस यात्रा को समापन यहां पर किया जाएगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन की चिंता एक बार फिर से बढ़ चुकी है। कैमरामैन साइलेंस सारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाएं और आम लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास की कमी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अब बिहार पुलिस के जवान और पदाधिकारी आम लोगों के पास जाएंगे, उनका फीडबैक जानेंगे और उनके से जो फीडबैक मिलेगी उसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को अंजाम देंगे। इसके लिए सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के साथ साथ आम लोगों के बीच में ही पुलिस की अपनी जो पहले की मुखबिरी सिस्टम होती है वो दुरुस्त हो, इसके लिए आम लोगों के बीच और पुलिस के साथ उनका समन्वय स्थापित करने के लिए बीट पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस लोगों के पास जाएगी और उनके फीडबैक लेगी। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी तो एक बार फिर बीट पुलिसिंग को लागू किया गया था। तत्कालीन डीजीपी अभयानंद ने इसे प्रमुखता से लागू किया था और एक बार फिर अब बीट पुलिसिंग को लागू किया जा रहा है ताकि आम लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और साथ में पुलिस का जो आसूचना तंत्र है वो मजबूत हो सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। चांद पर भारत के चंद्रयान 3 को पहुंचे हुए आज 3 दिन हो गए। लैंडर और रोवर के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने पर भारत ने इतिहास रच दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर लैंडर और रोवर वहां क्या कर रहे हैं। तो ये आपको सवाल का जवाब इसरो ने दिया है। इसरो ने कहा है कि 8 मीटर चांद पर रोवर चल चुका है। इसके अलावा इसमें लगे 2 पेलोड्स को एक्टिव कर दिया है, वे भी लगातार डाटा इकट्ठा करने में लगे हैं। बता दें कि 14 दिन में रोवर कुल 500 मीटर की दूरी तक चलेगा। लैंडर में लगे 2 सेगमेंट फोल्डेबल रैंप की मदद से रोवर को बाहर निकाला गया था, जिसकी तस्वीरें इसरो ने पूरे देश के साथ साझा भी की थी। बाहर आने के साथ ही रोवर के सोलर पैनल भी खुल गए। इनके जरिए रोवर 50 वॉट पावर जनरेट करने में सक्षम है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये भी बताया कि रोवर के सभी प्लांट मूवमेंट का परीक्षण कर लिया गया है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ व्याग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। जम्मू बंद का आह्वान इसलिए किया गया है कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के सांबा जिले के सरोर में स्थित सरोर टोल प्लाजा को बंद किए जाने की मांग की जा रही है और लगातार बीते 5 दिनों से सरोर टोल प्लाजा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की ओर से कुछ प्रदर्शनकारियों को, जिनमें युवा राजपूत सभा के सदस्य हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, जम्मू में लग रहे स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है और इसके चलते आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। जम्मू बंद में कांग्रेस ने, पीडीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस बंद को अपना सपोर्ट किया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर की ओर से इस बंद में अपना सपोर्ट नहीं किया गया है। आम लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सरकार ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जम्मू पहुंच चुकी है, वो दौरा करेगी सरोर टोल प्लाजा का। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। लेकिन आज जो है वो बंद है और बंद का जो है व्यापक असर जम्मू में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है
ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभी तक यूपी में करीब 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों की मदद से 295 घटनाओं का खुलासा हुआ है। यूपी डीजीपी विजय कुमार ने प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण तथा अपराधों को जल्द से जल्द खुलासा कर पुलिस के प्रति विश्वास की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से ये ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान चलाया जा रहा है। हमने 3.5 लाख सीसीटीवी लगाए हैं। अगर हम यहाँ पुलिस पिकेट लगाते तो करीब 11 लाख पिकेट लगानी पड़ती। ये सीसीटीवी फेथफुली 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। इन सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग सीधे थानों पर स्थापित कंट्रोल रूम LED स्क्रीन पर देखा जाएगा। यही नहीं, इस अभियान की समीक्षा डीजीपी ADG लेवल के अधिकारी द्वारा प्रतिदिन करी जाएगी। वहीं यूपी डीजीपी विजय कुमार ने बताया कि आम जनमानस का भी सहयोग लिया गया है और इस ऑपरेशन त्रिनेत्र को लेकर के आम जनमानस काफी उत्साहित है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। शराबबंदी वाले गुजरात में शराब तस्करों ने की पुलिस वाले पर नोटों की बरसात। कहने को तो गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन गुजरात में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं और इसका प्रमाण एक बार फिर सामने आया है। नवसारी में साईं मंदिर की ओर से आयोजित एक भजन कार्यक्रम में सूरत सिटी ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत PSI SF गोस्वामी पर नामचीन शराब तस्कर दीपक उर्फ काले और लाला नोटों की बारिश कर रहा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में PSI को लोगों का अभिवादन करते और कथित बुटलेगर्स द्वारा नोटों की बौछार करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शराब तस्करों और पुलिस के बीच इस तरह की दोस्ती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल उच्च पुलिस अधिकारी इस वीडियो से सख्ते में आ गए हैं और उन्होंने वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस सब इंस्पेक्टर से इस बारे में जवाब तलब भी किया है और कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन फातिम सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। पटना के राजा घाट में गंगा नदी में मिला एक पत्थर इन दिनों कौतूहल और आस्था का केंद्र बना हुआ है। दरअसल ये पत्थर गंगा नदी में बह रहा था और कुछ युवकों की नज़र इस राजा घाट पे पड़ी और उसके बाद उन लोगों ने तैरकर उस पत्थर को बाहर निकाला तो उस पत्थर पे राम लिखा था और इस पत्थर का वजन करीब स्थानीय लोगों ने जब देखा तो 14 किलो 250 ग्राम था और लेकिन इतना विशाल पत्थर होने के बावजूद ये पानी में डूब नहीं रहा है, ऊपर उछला रहा। सबसे खास बात है कि इस पत्थर पे राम लिखा हुआ है। यही वजह है कि अब यहाँ पे आस्था का ये केंद्र बना हुआ है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा ही एक पत्थर पटना के महावीर मंदिर में भी स्थान में रखा होता, जिसे बताया गया था कि ये राम सेतु जो चेन्नई का जो है राम सेतु का वहाँ का पत्थर था, जिससे वहाँ दर्शनार्थ रखा गया था। लेकिन ठीक वैसा ही पत्थर ये गंगा नदी में मिला है और उसके बाद यहाँ पे राजा घाट के पास इस मंदिर में ला के इसे रखा गया है और इस पत्थर के बारे में कई यहाँ पे बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे यहाँ पे इस पत्थर की जांच अभी नहीं हो पाई है कि ये कहाँ से है, किस मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन यह पत्थर इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना सिटी न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर 5 तटीय जिले ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लागू होने से इन 5 जिलों में अनेक जन उपयोगी परियोजना तथा निजी निवेश की परियोजनाएं क्रियान्वित होंगी और बुनियादी ढांचे के कार्यों को भी राहत मिलेगी। पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दड़ारे ने तटीय क्षेत्र विनियम अधिनियम 2019 के तहत 5 जिलों के लिए मसौदा योजना तैयार की। इसमें चेन्नई के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ने तटीय क्षेत्र की ज्वार रेखा तैयार की है। यह मसौदा योजना 5 जिलों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद तैयार की गई थी। इस बारे में नवंबर 2022 में एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इन 5 जिलों के लिए प्लान जो है वो पेश किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि यह प्लान जनहित में है और स्थानीय विकास को गति देने वाला है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।